अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो म्यूटेशंस है जी। म्यूटेशन के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि इट इज़ द चेंज इन डीएनए। कुछ लोग तो बस यहीं से बात ही ख़त्म कर देते हैं कह के कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। सीक्वेंस भी कुछ लोग नहीं कहते, वो खाली डीएनए कह देते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग खाली ये कहें जी चेंज इन डीएनए या चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों बातें ही म्यूटेशन को डिफाइन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक दिन के अंदर डेली लाइफ में हमारे हर सेल में जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है, जहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा है, तो डीएनए में हज़ारों गलतियाँ आ सकती हैं, हज़ारों चेंजिंग्स आती हैं। लेकिन वो जो चेंजिंग्स आती हैं, हम अगर डेली रूटीन की बात करें तो वो जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस रिपेयरेबल होती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं हमारे अंदर अल्लाह की तरफ से, और उसने ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स एंड मोलेकुलर मशीनरी जो कि उन चेंजेस को सही कर देती है, रिपेयर कर देती है। तो जो चीज़ तो रिपेयर हो जाए हम उसको म्यूटेशन का नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या आएगी? इसी के अंदर बात छुपी हुई है कि म्यूटेशन क्या होगा। तो म्यूटेशन को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं द परमानेंट चेंज। हम क्या यूज़ करेंगे? हम कहेंगे जो परमानेंट चेंज है किसमें जी? इन डीएनए सीक्वेंस, तो उसको हम कहेंगे दिस इज म्यूटेशन, ठीक है। तो ये तो होगी पहले जनरल बात म्यूटेशन से रिलेटेड, उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। अब आते हैं म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, किन सेल्स में होती है। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स को देखें, म्यूटेशन के सोर्स को देखें, और ये ध्यान में रखें म्यूटेशन एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है कि इस पर आप गुफ्तगू पे गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा कंसाइज रखते हैं इंशाल्लाह। तो म्यूटेशन या तो सोमैटिक सेल्स में हो सकती है जी, सोमैटिक सेल्स में, और दूसरा सोर्स है जी हमारे पास यहाँ जर्म लाइन सेल्स के अंदर, ठीक है। सोमैटिक सेल्स हमारे पास वो सेल्स हैं जो बॉडी फॉर्मिंग है, जो अदर देन गमीट्स हैं, और जर्म लाइन सेल्स गेमेटिक सेल्स हैं, स्पर्म एंड एग सेल्स हैं। तो सोमैटिक सेल में जो म्यूटेशन होगी उससे तो इंडिविजुअल जो होगा वो सफ़र करेगा। जर्म लाइन सेल्स में जो म्यूटेशन होगी उससे इंडिविजुअल तो सफ़र नहीं करेगा, लेकिन प्रोजेनी उसकी सफ़र करेगी, ठीक है, उसकी जो अगले आने वाले नस्ल है। और ये ड्यूरिंग द गमेटोजेनेसिस हमारे पास जर्म लाइन सेल्स में म्यूटेशन आ सकती है। और एक अडल्ट की ज़िंदगी के अंदर भी अगर स्पर्म्स और एग्स रेडिएशन से एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें भी म्यूटेशन आ सकती है। तो डिपेंड करेगा कि सोर्स क्या। इसी तरह सोमैटिक जो म्यूटेशन है, सोमैटिक सेल्स की म्यूटेशन है, वो आफ्टर बर्थ हो सकती है या ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकती है। अगर ड्यूरिंग द बिफोर बर्थ है तो वो कंजेनिटल डिजीज़ में चली जाएगी चीज़, यानी कि एट बर्थ वो अपीयर हो जाएगा कंजेनिटल डिजीज़ में। और अगर आफ्टर बर्थ है तो जाहिर बात है डिफरेंट न्यूप्लास्टिक ग्रोथ्स हो सकती हैं और कैंसर फॉर्मिंग हो सकता है या डिफरेंट सेल्स एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। तो दीज आर द म्यूटेशन मेजर किन किन सेल्स में पाई जाती है, सोमैटिक सेल्स में और जर्म लाइन सेल्स में। सोमैटिक सेल्स में इंडिविजुअल सफ़र करेगा, इसकी प्रोजेनी सफ़र नहीं करेगी। इसमें हमारे पास इंडिविजुअल सफ़र नहीं करता इतना, लेकिन इसकी प्रोजेनी सफ़र करती है और नस्ल दर नस्ल फिर ये मुंतकिल होती है। अच्छा, देन म्यूटेशंस को हम ब्रॉडली दो और चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन या फिर नेचुरल होंगी, और या हम कहेंगे दे कुड बी इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस्ड होंगी या नेचुरल होंगी। पहले हम इंड्यूस समझ लेते हैं, तो नेचुरल हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझना। इंड्यूस वो है जो किसी की वजह से इंड्यूस हुई है, जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इंड्यूस हुई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। इंड्यूस कौन सी है? जिसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। नाउ दिस एक्सटर्नल फैक्टर कुड बी एनी केमिकल, कोई वायरल हो सकता है, कोई रेडिएशंस हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी म्यूटाजन हो सकता है, ठीक है। इनको हम म्यूटाजन भी कह सकते हैं, म्यूटाजन। एंड द
म्यूटेशन बनने के हमको म्यूटोजेनेसिस कहेंगे हम, और जो शख्स म्यूटेंट हो या जो सेल म्यूटेंट हो तो हम उसको, जिसमें म्यूटेशन हो तो हम उसको म्यूटेंट कहेंगे। तो इंड्यूस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक्चुअली एक्सटर्नल फैक्टर्स इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को ख़त्म कर दें और हम कहेंगे फिर भी म्यूटेशन होगी तो वो नेचुरल होगी, यानी कि कुछ स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। नेचुरल स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल नहीं होंगे, केमिकल वायरल रेडिएशन शामिल नहीं होगी, या खुद सेल की इंटरनल मशीनरी ऐसी हो जो टॉटोमेरिक यानी कि टॉटोमराइजेशन हो जाए, या फिर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन कोई मसला आ जाए और वो ठीक ना हो, तो हम कहेंगे कि इवन एक हेल्दी पर्सन और उसकी पूरी फैमिली में कहीं कोई म्यूटेशन ना हो तो अज खुद उसके अंदर म्यूटेशन आ सकती है। तो वो अगर कोई हिस्ट्री हमारे पास ना हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास ना हो, तो हम कहेंगे इट इज़ नेचुरल म्यूटेशन और इट इज़ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वो हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा स्लो होता है, लो होता है, ये ज़हन में रखना। इसके अलावा म्यूटेशन को मज़ीद आगे डिस्कस करने से पहले हमें डीएनए और जेनेटिक कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, फिर हमारे पास वो ज़्यादा आसानी हो जाती है। जेनेटिक कोड एंड यू कैन से डीएनए। डीएनए में हमारे पास डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है ये, ठीक है जी, लैडर लाइक हेलिकल होता है, लेकिन मैं अपने डायग्राम में इसको सिंपल बना रहा हूँ, स्ट्रेट, इट इज़ नॉट हेलिकल पोजीशन। हमारे पास ये होता है कि ये पूरा जो डीएनए है, आपको पता होना चाहिए एक सेल में जो डीएनए का टोटल कंटेंट होता है उसमें जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ हमारे पास 1 से 3%, 1 से 3% जीन्स है। टोटल डीएनए कंटेंट का जो जीन हिस्सा है, जीन के जी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो एक फंक्शनल आरएनए को ट्रांसक्राइब करे और उससे एक प्रोटीन बन जाए, तो हम उसको जीन कहेंगे। लेकिन तमाम का तमाम डीएनए जीन्स पे मुश्तमिल नहीं होता। फर्ज कर ले ये जो हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, तो एक ये जीन है, एक ये जीन है और एक ये जीन है। दिस इज आल्सो द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये भी डीएनए का सीक्वेंस है, ये भी डीएनए का सीक्वेंस है, लेकिन इससे कोई आरएनए नहीं बन रहा, कोई प्रोटीन नहीं बन रही, सो दिस इज कॉल्ड स्पेसर डीएनए, ठीक है, स्पेसर डीएनए। जंक डीएनए भी कहा जा सकता है, लेकिन अब जंक नहीं रहेगा, इनके भी बड़े काम है, रेगुलेटरी पोर्शन है ये डीएनए, खैर उसमें हम नहीं जा रहे। तो ये जीन्स हैं जी और ये स्पेसर डीएनए, और आल तो ये पूरा का पूरा हम कहेंगे दिस इज द होल सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। हमारे पास ये जो होल सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस की जुबान है, वो हमारा जेनेटिक कोड है जो कि 4 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है, एडेनिन, साइटोसिन और हमारे पास थायमिन एंड ग्वानिन, ठीक है जी, इससे मिलकर बना, और ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इन चारों की अरेंजमेंट्स हैं जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए बनाती है, जिसको आप जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड की जो जुबान है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में पाई जाती है, ट्रिपलेट की फॉर्म में, ठीक है। ट्रिपलेट क्या है हमारे पास? ट्रिपलेट हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स का मजमूआ है जिसको हम कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोडॉन। फिर 3 आएंगे इस तरह से, फिर 3, और ये 3 कुछ भी हो सकते हैं जी, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह। तो एंड सो फोर्थ, ये हमारे पास इस तरह सीक्वेंस बनता है। और हर 3 ट्रिपलेट को, हर 3 न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक ट्रिपलेट जो है, दिस वन इज कॉल्ड कोडॉन, 1 कोडॉन, ठीक है। तो जेनेटिक कोड की कुछ स्पेशलिटीज़ है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है म्यूटेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। जेनेटिक कोड की पहली खसूसियत ये है कि स्पेसिफिसिटी है, इसकी खसूसियत है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या है कि जो जेनेटिक कोड है वो बड़ा स्पेसिफिक है, कि ईच कोडॉन जो है, हर कोडॉन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। हमारे पास डीएनए पे जो कोड होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट कोडॉन आरएनए पे आएगा, मैसेंजर आरएनए, वो भी ट्रिपलेट फॉर्म में होगा। एंड देन ट्रांसफर आरएनए पे भी हमारे पास 3 एंटी कोडॉन आते हैं जो कि कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट होता है, और चूँकि वो कोडॉन के ऑपोजिट होते हैं, आप कह लें कॉम्प्लीमेंट है, उनको हम एंटी कोडॉन कहते हैं। तो लिहाजा ये तीनों लेवल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड उठाना है, उसको चार्ज करना है, तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक कोडॉन होता है जो कि उसके एंटी कोडॉन से पहचाना जाएगा।
तो लिहाजा इसकी स्पेसिफिसिटी है जेनेटिक कोडोन की कि हर कोडोन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। ठीक है जी। अच्छा, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर सपोज कर लेंगे मेरे पास एक फर्ज कर लें AUG है और मैं ये कहता हूँ कि ये वाला कोडोन, ये वाला सीक्वेंस जो है 3 का कोडोन, ये अमाइनो एसिड नंबर 14 को कोड करता है, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये अमाइनो एसिड नंबर 3 को भी कोड करेगा और अमाइनो एसिड नंबर 6 को भी कोड करेगा, ऐसा नहीं है। AUG विल ऑलवेज कोड फॉर द अमाइनो एसिड 14। दिस इज द स्पेसिफिसिटी। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इसका एक दूसरा जो असूल है वो है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्या है कि तमाम यूकैरियोट्स, इवन प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास अगर AUG है कोडोन, ये आ गया है, तो ये हर किसी के अंदर अमाइनो एसिड नंबर 14 को ही कोड करेगा। अगेन दिस इज इफ द DNA इज फ्रॉम न्यूक्लियर ओरिजिन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA ना हो। माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो होगा वो डिफरेंट, उसकी यूनिवर्सलिटी नहीं है। तो ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी, जेनेटिक कोड रिडंडेंट है। रिडंडेंट मीन रिपीटिशन है। इसका ये मतलब है एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडोन से कोड किया जा सकता है। दिस इज वेरी केयरफुल कि आप देखें, पहले हमने बात की है कि एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा स्पेसिफिक। फर्ज कर ले ये एक कोडोन है जो कि 41 अमाइनो एसिड को, यानी कि 41st अमाइनो एसिड को ये कोड करता है। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो 41st अमाइनो एसिड है वो लाजमी नहीं कि वन कोडोन से कोड हो, वो कोडोन नंबर 16 से भी कोड हो सकता है और वो कोडोन नंबर 12 से भी कोड हो सकता है। तो दिस इज द रिडंडेंसी, यानी कि अमाइनो एसिड हमारे पास ज़्यादा हैं और जेनेटिक कोड यानी कि कोडोन की जो अमाउंट है वो अमाइनो एसिड कम है और कोडोन की अमाउंट ज़्यादा है। और हमें पता है 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन करते हैं। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो 64 हमारे पास कोडोन बनते हैं। इन 64 में से जो 61 है वो कोई ना कोई कोड करते हैं प्रोटीन को, और जो 3 है वो स्टॉप कोडोन्स हैं। स्टॉप कोडोन्स हैं, वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। ये कौन कौन सी हैं? ये हमारे पास UAG है, UAA है और URGON, URA एंड UGA। इसको इस तरह भी याद रखा जा सकता है कि एक लड़की अगर कहे अपने हस्बैंड को कि नाउ यू आर अवे, तुम दूर दूर रहते हो, तो दिस इज़, फिर वो कहे जी यू गो अवे, तुम दूर चले जाओ, और बाद में वो आके चला जाता तो वो मुरझा के यू आर गॉन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन है जी, इसके अलावा कोई स्टॉप कोडोन नहीं है। इसके अलावा जितने 61 कोडोन है वो किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और उसमें से मल्टीपल कोडोन कैन कोड अ सिंगल अमाइनो एसिड एज वेल। इसीलिए हम कहते हैं जेनेटिक कोड रिडंडेंसी है। लास्ट थिंग जो जेनेटिक कोड की बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जी उसकी यूनिवर्सलिटी, और सॉरी पंक्चुएशन, कोमालेक्स। जेनेटिक कोड में कोई पंक्चुएशन नहीं है, वो आप कह लें कोमालेस है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कर ले ये एक हमारे पास रीडिंग फ्रेम है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 का है। ठीक है, और हम ये कर लेते हैं, लिख लेते हैं जी यहाँ पे CGAATCGCGCG। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब आप फर्ज कर लें, बल्कि हम अब इसका कोडोन का रीडिंग फ्रेम कैसे होगा? 3 से होगा, जारी बात है। ये क्या, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, और ये एक रह जाएगा। जारी बात है, इसके आगे 3 होंगे तो वो उसको ऑप्ट करेगा। ये 3 रीडिंग फ्रेम। अब फर्ज कर लेते हैं हमारे पास कोई म्यूटेशन ऐसी हो जाती है कि हमारे पास ये वाली न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाती है,
तो अब ये नहीं होगा कि जो एंजाइम रीड करने वाले वो आके कहेंगे कि अच्छा ये वो हो गया, डिलीट हो गया, तो हम इसको भी फिलहाल छोड़ दें। रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, तो न्यू रीडिंग फ्रेम किस पे चला जाएगा? न्यू रीडिंग फ्रेम बन जाएगा हमारे पास ATT, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये इसको उठा लेगा, ये 3 बन जाएंगे, देन ये 3 बन जाएंगे, देन ये 3 बन जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो अब देखिए रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। तो जो जेनेटिक कोडोन है वो हमारे पास पंक्चुएशन लेस है, कोमा लेस है, उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। आप ये कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जेनेटिक कोड की जो अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं आपको म्यूटेशंस को अंडरस्टैंड करने से पहले। इसके बाद जो लास्ट थिंग जो मैं आपको म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा वो ये है आज के लिए, यानी कि इस लेक्चर के लिए, पार्ट 1 के लिए, वो ये कि अगर किसी भी जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो म्यूटेशन जो होगी हमारे पास, म्यूटेशन यहाँ बेनिफिशियल होगी, ठीक है, या हार्मफुल होगी या न्यूट्रल होगी। ठीक है, न्यूट्रल, हार्मफुल, बेनिफिशियल। एक तो ये केस है कि जब भी म्यूटेशन हो तो या वो फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी, लीथल होगी, डेथ हो जाएगी, या उसकी जो इम्पैक्ट ऑफ हार्मफुलनेस है वो देखा जाएगा कि कितने, तो या न्यूट्रल होगी, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। और हम इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दूसरा केस ये हो सकता है कि जीन का जो फंक्शन है, जीन का अगर फंक्शन के लिहाज से हम देखेंगे तो फंक्शन के लिहाज से म्यूटेशन अगर होती है तो यहाँ हम कहेंगे कि जीन ने लॉस कर दी है फंक्शन, या वही फंक्शन उसने गेन कर लिया, या लॉस ऑफ फंक्शन हो गया या गेन ऑफ फंक्शन हो गया। लॉस ऑफ फंक्शन से मुराद ये कि वो जीन है, फर्ज कर लें उसका एक काम था, उसका एक काम प्रोलिफरेशन करवाना था, यानी कि ग्रोथ करवाना था, सेल साइकिल में इन्वॉल्वमेंट थी, और वो अगर लॉस कर जाता तो हम कहेंगे कि वो प्रोलिफरेशन नहीं करवाएगा। और अगर हम कहेंगे जीन ने क्या गेन किया म्यूटेशन में, लॉस ऑफ फंक्शन। इसी तरह अगर उसका काम प्रोलिफरेशन कराना है और म्यूटेशन इस तरह से होगी कि अब उसने मजीद गेन ऑफ फंक्शन कर लिया है तो मजीद प्रोलिफरेशन में चला जाएगा, यानी कि 2x टाइम उसका काम बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रोलिफरेशन और अल्टीमेटली कैंसर में चला जाएगा। तो ये एक म्यूटेशन का फैक्ट होता है कि यहाँ जीन गेन ऑफ फंक्शन में जाएगा, यहाँ लॉस ऑफ फंक्शन में जाएगा। फिर वो म्यूटेशन देखी जाएगी यहाँ बेनिफिशियल होगी, हार्मफुल होगी या न्यूट्रल होगी। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने म्यूटेशन की टाइप्स को कंसीडर नहीं किया कि कितनी किस्म की टाइप्स हैं। अभी हम जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूटेशन ले रहे हैं कि म्यूटेशन अगर हो, और अल्टीमेटली जब म्यूटेशन होगी तो म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स है एवोल्यूशन के अंदर भी। ठीक है, एक सिंगल चेंज होती है और हमारे पास डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और ये एक ह्यूज टाइम के ऊपर यानी कि मुश्तमिल है, ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम है इसके अंदर, और नस्ल दर नस्ल ये एक्यूमुलेशन होती है, और फिर अल्टीमेटली नेचुरल सिलेक्शन एक्ट होता है और वो एक पर्टिकुलर ट्रेट वाले को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एवोल्यूशन में भी कारआमद है। ये कारआमद मतलब सोर्स है एवोल्यूशन में, जो मेजर एवोल्यूशन के पीछे आप कह लें फोर्स है, बाजू है, वो म्यूटेशन भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने क्या अंडरस्टैंड किया जी, हमने म्यूटेशंस को देखा है, थोड़ा सा जूम कर लें हम इसको, और इसमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या है इसकी, और फिर इसके अलावा हमने इसके देखें जी या किस सेल्स में, स्मेटिक सेल्स में हो सकता है, ठीक है, या गेमेटिक सेल्स में हो सकता है। इसके अलावा हमने इसके देखे हैं जी कि नेचुरल और इंड्यूस क्या होते हैं, और जेनेटिक कोड को अंडरस्टैंड किया। जेनेटिक कोड के अंदर हमारे पास इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। स्पेसिफिसिटी थी, स्पेसिफिसिटी से मुराद ये कि हर कोडोन जो है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, और यूनिवर्सलिटी है। यूनिवर्सलिटी से मुराद ये है कि जो जेनेटिक कोड है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर एक कोडोन है तो वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा हर किसी के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ इस तरह नहीं है। और रिडंडेंट है जी हमारे पास, यानी कि एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडोन से कोड किया जा सकता है, और टोटल कोडोन हमारे पास 64 है, जिसमें से 61 कोड करते हैं और 3 कोड नहीं करते, वो स्टॉप कोडोन है। और फिर हमने देखा म्यूटेशन ऑन द बेस ऑफ जीन फंक्शन पे होगा, तो यहाँ लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा, और ये जो लॉस और गेन है ये डिपेंड करेगा कि म्यूटेशन किस टाइप की हुई है, तो आया कि वो बेनिफिशियल है, हार्मफुल है या नेचुरल।
जाते जाते एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम म्यूटेशन फॉरवर्ड और रिवर्स भी होती है, ठीक है जी। समटाइम म्यूटेशन, एक मिनट, ओके। समटाइम म्यूटेशन हमारे पास क्या होती है जी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स भी होती है। देखिए इस ज़माने में या पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीशीज़ किसी एक खास ट्रेट को लेकर ज़्यादा पाई जाती है तो हम वो कहते हैं कि वो एक वाइल्ड करैक्टर है। जैसे अगर देखा जाए कलर को, ह्यूमन कलर को देखा जाए तो उसमें सांवले और गोरों का मुकाबला किया जाए तो हम कहेंगे कि गोरे लोग कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सांवले और काले, ठीक है। ये जो आप कह लें व्हीट और ब्लैक कलर है, ये डोमिनेंट कलर है एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर। तो हम कहेंगे कि जो सांवला या ब्लैक या व्हीट कलर है ये वाइल्ड ट्रेट है, जबकि जो वाइट है वो एक म्यूटेंट ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड यानी कि वो जो आप कह लें डोमिनेंट और रिसेसिव भी हम कह सकते हैं, बल्कि वो केस नहीं है कि इसमें वाइल्ड ही आएगा। तो वाइल्ड वो होती है जो पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जाए, वो ट्रेड जो पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जाए। तो अगर तो म्यूटेशन इस तरह से हुई है कि उसने उस इंडिविजुअल के अंदर उस वाइल्ड करेक्टर को म्यूटेंट कर दिया तो हम कहेंगे इट इज़ फॉरवर्ड म्यूटेशन। यानी कि आप समझ लें कि नॉर्मल अगर चेंज होकर म्यूटेंट बन जाए तो दिस इज़ फॉरवर्ड म्यूटेशन। लेकिन आगे चल के कुछ टाइम के बाद, ठीक है, और ये मुमकिन है कि उस इंडिविजुअल की ज़िंदगी में ना हो, उसकी प्रोजेनी की ज़िंदगी में ऐसी हो जाए, और वो आगे चल के म्यूटेशन कुछ इस तरह से होती है उस म्यूटेंट जीन में या उस म्यूटेंट सीक्वेंस के अंदर इस तरह म्यूटेशन हो जाए कि ये म्यूटेंट वापस नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए, या जिसको वाइल्ड कह रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज़ रिवर्स म्यूटेशन, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट म्यूटेशन की डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसकी टाइप्स को लेकर, जो कि पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। एफएससी में तो यही दो दी हुई है, लेकिन हम इसके अलावा भी जितनी म्यूटेशन है उनको भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।